नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सेबी की प्रमुख माधवी बुच इस्तीफा दें। कांग्रेस पार्टी ने इस मांग के साथ ऐलान किया है कि 22 अगस्त को कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। हर राज्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी के दफ्तरों का घेराव करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, इसलिए जेपीसी से जांच होनी चाहिए। मायावती ने भी जेपीसी की मांग का समर्थन किया है, बीजेपी ने इनकार किया है। There will be a massive national level agitation on 22nd of August. Throughout the country, in state headquarters, we will gherav the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will gherav the ED office in each state capital on 22nd, demanding these two issues. One is SEBI chairman has to be removed from that position. The person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. Number two, there should be a JPC inquiry on this mega scam. इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमने कई पहलुओं को शामिल किया है ताकि हिंदी के दर्शक भी समझ सकें कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। आपको याद होगा, रविवार को सेबी ने एक बयान जारी किया। इस जवाब को लिखने से पहले क्या सेबी के भीतर कोई बैठक हुई थी या जवाब किसकी तरफ से लिखा गया था? अगर कोई बैठक हुई थी तो सेबी की प्रेस रिलीज के नीचे किसी का नाम और दस्तखत क्यों नहीं है? 11 अगस्त को जारी यह सेबी का जवाब है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इसके प्रमुख माधवी बुच और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार के दिन जवाब जारी होता है, लेकिन आपने नोट किया नीचे केवल मुंबई और तारीख है, किसी अधिकारी का नाम नहीं, ऊपर कम्युनिकेशन डिवीजन है। ऐसा ही हर रिलीज में मिला, लेकिन यह कोई आम मामला नहीं था। सेबी चीफ पर आरोप लगा था, कम से कम किसी अधिकारी का नाम होना चाहिए था। वित्तीय मामलों को समझने और कई घोटालों को उजागर करने वाली पत्रकार सुचेता दलाल ने इस पर सवाल उठाया है कि सेबी का जवाब गुमनाम क्यों है। क्या इस जवाब से पहले सेबी की कोई बैठक हुई? सुचेता दलाल ने लिखा है कि रविवार रात को आई सेबी की प्रतिक्रिया विशेष रूप से मायूस करती है। उसमें दावा किया गया है कि उन मुद्दों का यथोचित जवाब दिया गया है जो जवाब देने के लायक हैं, लेकिन जब सीधे अध्यक्ष और विनियामक के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगाए गए हों, तब यथोचित जवाब बिना नाम के तो नहीं हो सकता। यह जवाब या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या वित्त मंत्रालय की तरफ से आना चाहिए था। क्या बोर्ड की मीटिंग हुई? क्या किसी ने प्रेस रिलीज में दिए गए बयान की जिम्मेदारी ली है? इसलिए सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच का मामला शांत नहीं हो पा रहा है। इस मामले पर सरकार एकदम चुप है, लेकिन बीजेपी इसे आर्थिक अराजकता और आर्थिक हमले से जोड़ने में लगी है। आरोप लगा है सेबी की प्रमुख पर और जवाब देने आए रविशंकर प्रसाद। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, लेकिन यह भी कह दिया कि वे सेबी और सेबी के प्रमुख के जवाब पर नहीं बोल रहे। कह रहे हैं सेबी ने जो जवाब दिया उस पर नहीं कहना है। जब उसी पर नहीं कहना है तो सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों की? जिन सवालों पर विपक्ष ने जांच की मांग की, रविशंकर प्रसाद उसी विपक्ष को भारत विरोधी बताने लग गए कि विपक्ष भारत को अस्थिर करना चाहता है, आर्थिक अराजकता फैलाना चाहता है। यह तो तमिलनाडु के बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई का ही बयान है, जिन्होंने मांग की है कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। क्या अन्नामलाई भारत में आर्थिक अराजकता फैलाना चाहते हैं क्योंकि अन्नामलाई भी चुनाव हार गए हैं? बसपा नेता मायावती ने भी संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग का समर्थन कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि यह मुद्दा सत्ता व विपक्ष के वाद विवाद से परे केंद्र की अपनी साख और विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार को अब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच अर्थात जेपीसी या न्यायिक जांच जरूर बिठा देनी चाहिए थी, तो यह बेहतर हो जाता। क्या रविशंकर प्रसाद मायावती के इस बयान के पीछे भी जॉर्ज सोरोस को ले आएंगे? कब तक वे इस मामले को भारत के खिलाफ साजिश के नाम से नकारते रहेंगे? जनवरी 2023 से इस तरह की नारेबाजी चल रही है कि भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। भारत से लेकर दुनिया भर में मार्केट और कॉरपोरेट की करतूतों पर पर्दाफाश हुए हैं और बाजार भी गिरा है। क्या अब से कॉरपोरेट के भीतर के घोटालों पर रिपोर्ट करना, सवाल करना भारत पर हमला माना जाएगा? किसे फायदा पहुंचाने या बचाने के लिए ऐसे तर्क गढ़े जा रहे हैं? कॉरपोरेट और मार्केट का इतिहास अनेक ऐसे किस्सों से भरा हुआ है। इस पूरे मामले ने एक विचित्र दलील को पैदा किया। अब अगर भारत के किसी कॉरपोरेट या नियामक संस्था पर आरोप लगेगा तो शेयर बाजार का नंबर दिखाकर बताया जाएगा कि चूंकि बाजार नहीं गिरा इसलिए आरोप गलत है। जैसे 12 अगस्त को अगर बाजार गिर जाता तो नकारने वाले वही लोग कहने लग जाते हिंडनबर्ग का आरोप एकदम सही है क्योंकि बाजार गिर गया।
पहली बार तो बाजार गिर ही गया था। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। क्या हिंडनबर्ग ने सेबी के सवालों का जवाब नहीं दिया है? 2 जुलाई को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी वेबसाइट पर सेबी के नोटिस को प्रकाशित कर दिया, साथ में जवाब भी दिया जो आज भी उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। तब फिर पूर्व मंत्री क्यों कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने जवाब नहीं दिया? और कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से जांच की मांग की है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? बीजेपी क्यों जवाब दे रही है? बीजेपी बेशक किसी भी विषय पर बोल सकती है, लेकिन सेबी की चीफ पर आरोप लगा है, तो इसमें मोदी के प्रति घृणा का सवाल कहां से आ गया? सरकार क्यों चुप है? आज तो चौथा दिन है, और यह क्या तर्क है कि शनिवार को इसलिए हिंडनबर्ग ने रिसर्च जारी की क्योंकि सोमवार को बाजार खुले तो गिर जाए? शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार चलता है, किसी भी दिन यह रिपोर्ट जारी होती तो बाजार गिर सकता था या कोई असर नहीं पड़ता। यह भी तो कहा जा सकता है कि शनिवार को इसलिए रिपोर्ट जारी की गई ताकि बाजार अस्थिर ना हो, सरकार के पास जवाब देने के लिए 2 दिन का वक्त हो। मतलब जवाब ऐसा दीजिए कि उसके सवाल में ही बात उलझकर रह जाए। कई वित्तीय घोटाले को उजागर करने वाली पत्रकार सुचेता दलाल ने द ट्रिब्यून अखबार और मनी लाइफ वेबसाइट पर छपे अपने लेख में गंभीर सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में जय मजूमदार और संदीप सिंह ने सेबी चीफ और विनोद अदानी के बीच निवेश के रिश्ते को समझा दिया है। एक्सप्रेस में ही विद्यानाथन अय्यर ने अपने संपादकीय लेख में गंभीर सवाल उठाए हैं। स्क्रोल में आयुष तिवारी ने 2 रिपोर्ट की है और इस रहस्य से पर्दा हटाया है। हिंदू बिजनेस लाइन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सेबी और सेबी की प्रमुख ने जो सफाई दी है वह सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए सरकार को कमेटी बनानी चाहिए और तब तक सेबी की चीफ को छुट्टी पर चले जाना चाहिए। ये लोग भारत के बाजार को अस्थिर करने के लिए नहीं, बल्कि पत्रकारिता के तहत पड़ताल कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। वित्तीय घोटाले को समझने के लिए खास तरह के अनुभव की जरूरत होती है। हमने जिन पत्रकारों के नाम लिए हैं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन समूहों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने एक साथ मिलकर कई घोटाले को कवर किया है, कई देशों में कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। आपको समझना होगा कि अब किसी भी कॉरपोरेट घोटाले को मेरठ या जौनपुर के लेवल पर उजागर नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि दुनिया भर के पत्रकार मिलकर खोजी पत्रकारिता करें। अब चूंकि यहां तो पत्रकारों को चुप कराया जा सकता है, लेकिन किसी को ठीक से पता है कि बाहर के देशों में कुछ पत्रकार ऐसे खोजी कामों में धुनी लगाए रहते हैं। जानकारी वहां से और वहीं से आ जाती है, इसलिए अभी से बचाव तैयार रखो कि भारत पर हमला हो रहा है। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। पनामा पेपर्स रिपोर्ट के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के 350 से अधिक पत्रकारों, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मिलकर लाखों दस्तावेजों की जांच की थी। इंडियन एक्सप्रेस भी इसमें शामिल था। 100 से अधिक मीडिया संस्थानों ने एक साथ काम किया। तब सरकार ने नहीं कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि सरकार ने जांच बिठाई। पनामा पेपर्स में भारत की 900 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों का पता चला कि बाहर पैसा छिपा रहे हैं बेनामी खातों में। 20,000 करोड़ से अधिक की अघोषित रकम का पता चला था। यह अलग बात है कि जांच लापता है। इसी तरह पनामा पेपर्स के अलावा 2021 में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पेंडोरा पेपर्स रिपोर्ट प्रकाशित कर अरबों रुपए के अंतर्राष्ट्रीय बेनामी फंड का पर्दाफाश किया था। इसी में विनोद अदानी की शेल कंपनी का खुलासा हुआ था। ऐसी खबरें आपके हिंदी के पत्रकारों ने और उनके अखबारों ने नहीं की हैं। इसलिए जिन पत्रकारों का नाम मैंने लिया, उन लोगों ने अपनी मेहनत से सेबी के जवाब में झोल देखा है, निकाला है, वो भी बताऊंगा। उम्मीद है आप सभी को यह साफ हो गया कि वित्तीय घोटालों के मामले में दुनिया भर के पत्रकार मिलकर काम करते हैं, क्योंकि निवेश का मामला दूसरे देशों से जुड़ा होता है। कई आर्थिक घोटाले का पर्दाफाश करने वाली पत्रकार सुचेता दलाल ने मनी लाइफ नाम की वेबसाइट पर एक गंभीर सवाल उठाया है। पहले हम उसकी बात करना चाहते हैं, फिर आगे और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मनी लाइफ पर सुचेता दलाल ने लिखा है कि भारत के बाजार की नियामक संस्था सेबी ने जिस तरह से अदानी समूह के शेयरों की कीमतों में आश्चर्यजनक वृद्धि की जांच की है, वह स्वतंत्र प्रेक्षकों के लिए भी परेशान करने वाला रहा है।
हमेशा यह माना जाता था कि सेबी की अनिच्छा मुख्य रूप से राजनीतिक मजबूरियों के कारण रही है। सुचेता समझाती हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च को शॉर्ट सेलर कहकर नकार दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग कब होती है? तभी होती है जब शेयरों की कीमतों में कंपनी की वास्तविक क्षमता और संभावनाओं से कहीं ज्यादा उछाल आता है। कोई नौसिखिया निवेशक भी यह बात जानता है और तभी कोई सच्चाई बताकर शेयरों के दाम गिरा देता है, पैसे बना लेता है। उनके कहने का यही मतलब है कि शॉर्ट सेलिंग की संभावना वहीं होती है जहां शेयरों के दाम बढ़ने के पीछे किसी तरह की हेराफेरी होती है। इसलिए बार बार यह कहना कि हिंडनबर्ग रिसर्च शॉर्ट सेलर है, उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उचित प्रतीत नहीं होता है। हमने पहले के वीडियो में बताया था कि कैसे जटारा भी एक शॉर्ट सेलर था, मगर उसने जर्मनी की कंपनी वायरकार्ड का घपला पकड़ा और वह कंपनी दिवालिया हो गई क्योंकि उसने घपला किया था। उसके अधिकारी जेल गए, देश छोड़कर भाग गए। तो सुचेता दलाल ने शॉर्ट सेलिंग बताकर हिंडनबर्ग के सवालों को नकारने की राजनीति का असली चेहरा दिखा दिया। सुचेता लिखती हैं कि 10 अगस्त को जो रिपोर्ट आई है उसने शेयर बाजार की इस नियामक संस्था की विश्वसनीयता को संकट में डाल दिया है। इसमें तथ्यों और दस्तावेजों के साथ सेबी की प्रमुख माधवी बुच की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए हैं। सुचेता अपने लेख में एक और बात कहती हैं जिस पर गौर करना चाहिए। हम सभी और सरकार भी हिंडनबर्ग रिसर्च को शॉर्ट सेलर लिखते हैं और बोलते हैं, लेकिन सुचेता दलाल लिखती हैं यह एक ऐसी कंपनी है जो फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में दक्षता रखती है, मतलब फोरेंसिक विद्या से कॉरपोरेट जगत के भीतर की हेरा फेरी का पर्दाफाश करती है। यह सुचेता के ही शब्द हैं कि दुनिया की 5 सबसे मजबूत पूंजी बाजार होने के नाते सेबी और नियामक प्रणाली में विश्वसनीयता बहाल करना बहुत जरूरी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के हिला देने वाले आरोप आने के 36 घंटे बाद तक भी सरकार और वित्त मंत्रालय, जिसके अंतर्गत सेबी आता है, पूरी चुप्पी बरतते रहे। इसके विपरीत जो लोग इस रिपोर्ट में शामिल दिखाई देते हैं, बयान जारी करते रहे जिससे सवालों के जवाब मिलने के बजाय आशंकाएं और गहराती हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बिना जांच के ही अध्यक्ष का बचाव किया जा रहा है। इतना भर कह दिया गया है कि माधवी बुच ने हितों के टकराव के मामले में अपने आप को रिक्यूज कर लिया था, केस से अलग कर लिया था। क्या उन्होंने अदानी मामले की जांच से भी खुद को अलग किया? इस पर प्रेस रिलीज में स्पष्ट रूप से कोई सफाई नहीं दी गई है। जब तक सरकार जिम्मेदारी लेते हुए एक निष्पक्ष जांच कराने के लिए इच्छुक नहीं होती, उस पर दबाव और बढ़ता ही रहेगा। यही नहीं, ऐसा ना करना निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की साख और निवेशकों के हित दोनों को हानि पहुंचाएगा। हिंदू बिजनेस लाइन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि यह सफाई पर्याप्त नहीं है। सरकार को तुरंत एक कमेटी बनानी चाहिए जो तय समय के भीतर इनकी सफाई की जांच करे कि सही बोल रही हैं या नहीं, और तब तक माधवी बुच छुट्टी पर चली जाएं। एक्सप्रेस में पी वैद्यनाथन अय्यर ने एक उदाहरण दिया है और बताया है कि कैसे एक व्यक्ति संस्था की साख को ऊंचा करता है और एक व्यक्ति उसे डुबो देता है। एम दामोदरन को जब 2001 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया गया, तब उन्होंने स्टेट बैंक के अपने सभी 50 शेयर बेच दिए। इससे पहले स्टेट बैंक में ही काम करने के कारण उन्हें ये शेयर मिले थे। उनके पास मात्र इतने ही शेयर थे। यूटीआई में ऐसा कोई भी नियम नहीं था कि स्टेट बैंक का शेयर होने पर हितों का टकराव माना जाएगा, लेकिन दामोदरन ने ऐसा गवर्नेंस के स्तर को ऊंचा रखने के लिए खुद ही किया। त्रिपुरा काडर के आईएएस अफसर दामोदरन आगे चलकर सेबी के प्रमुख बने और इस पद पर फरवरी 2005 तक बने रहे। अब आप स्क्रॉल में छपी आयुष तिवारी की 2 रिपोर्ट देखिए। माधवी बुच की जो कंपनी मुंबई में रजिस्टर्ड है उसका पता और उनकी कंपनी के ऑडिटर का पता एक ही है। बात गलत और सही की नहीं, बात है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानक की। एक ही पते पर ऑडिटर और कंपनी का रजिस्टर्ड होना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अच्छी बात नहीं कही जा सकती। सेबी चीफ की अगर कंपनी है तो कम से कम पैमाना वैसा ही होना चाहिए जैसा सेबी के पूर्व चीफ एम दामोदरन ने अपनाया था। यही नहीं, सेबी की चीफ ने कहा कि भारत में जो कंपनी थी वो निष्क्रिय हो गई, लेकिन इसके बारे में आयुष तिवारी ने रिपोर्ट किया है कि 2019 से 24 के बीच 3.3 करोड़ के राजस्व की जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दी गई। माधवी बुच को सामने आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि यह सब झूठ है या सच है। मनी लाइफ के एक संपादकीय में अहम सवाल उठाया गया है कि अगर सेबी के अधिकारी उम्मीद करते हैं कि बाजार की दूसरी कंपनियां
ईमानदारी और पारदर्शिता बरतें, तो क्या खुद सेबी को यही नहीं करना चाहिए? पिछले कुछ सालों से सेबी ने बाजार में ब्रोकिंग से लेकर पोर्टफोलियो प्रबंधन, म्यूचुअल फंड, निवेश सलाहकार, डिपॉजिटरी आदि के लिए प्रचालन के मानदंडों को और कड़ा कर दिया है, इतना कि छोटे खिलाड़ियों के लिए सरदर्द बन चुका है। ऐसे में अजीब है कि सेबी की प्रमुख उन मानदंडों पर खरी नहीं उतरती जिन्हें वे विनियमित संस्थाओं और निवेशकों पर लागू करना चाहती हैं और करती हैं। क्या माधवी बुच ने इसकी जानकारी दी थी कि उनका उस बेनामी फंड में निवेश है जिसमें विनोद अदानी का भी है? जब उनके पास अदानी पर लगे आरोपों की जांच का काम आया तब उन्होंने क्या किया? उस समय तो वे पूर्णकालिक निदेशक थी, बाद में चेयरपर्सन बनी। इस बेनामी फंड में जब अन्य निवेशकों पर आरोप लगे तो क्या उन्होंने खुद को अलग किया कि उन्होंने भी इसी बेनामी फंड में पैसे लगाए हैं? बताया? क्या उन्होंने इसकी जानकारी सेबी बोर्ड को दी या सुप्रीम कोर्ट को? क्या उन्होंने बताया कि जिस समय की जांच का आदेश है उसी दौरान उन्होंने भी उसी फंड में निवेश किया था? अब आप यहां पर जय मजूमदार और संदीप सिंह की रिपोर्ट और उनके बनाए हुए चार्ट को देखिए। एक्सप्रेस ने चार्ट बनाकर साफ साफ बता दिया है, दो खिलाड़ी हैं, बुच दंपति और विनोद अदानी। जैसे जैसे अलग अलग बिंदु जुड़ते जाते हैं, इन दोनों खिलाड़ियों के तार भी जुड़ते जाते हैं। 2010 में विनोद अदानी जो कंपनी बनाता है वो 2013 में ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड को सब्सक्राइब करती है। 2015 में बुच दंपति इसी ग्लोबल डायनेमिक में निवेश करते हैं। मॉरिशस का फंड निवेश के उस ढांचे का भी हिस्सा है जिसका दो अलग अलग विदेशी फंड ने इस्तेमाल किया। यह दोनों उन 13 विदेशी फंड का हिस्सा हैं जिसकी जांच सेबी को करनी थी कि इनके जरिए अदानी कंपनियों में कथित रूप से बेनामी पैसा तो नहीं आ रहा था। एक्सप्रेस ने अपने सूत्रों और तमाम दस्तावेजों के आधार पर लिखा है, बुच दंपति के निवेश का संबंध उस फंड से है जिसमें विनोद अदानी का काफी निवेश है। ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड का एक उप फंड है ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें बुच का पैसा लगा था। इस फंड को ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी मैनेज करती है और ट्राइडेंट ही इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और ईएम रिसर्जेंट फंड की मालिक है जिसकी सेबी जांच कर रही है। ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी के साथ माधवी बुच का व्यवहार अजीब है। सबसे पहले धवल बुच का एक पत्र है जिसमें कहा गया उनके संयुक्त खाते केवल उनके नाम पर पंजीकृत होने चाहिए, फिर भी खाते में पंजीकृत ईमेल माधवी का ही है जिसे निवेश का विवरण मिलना जारी रहता है। इस चार्ट में दो रास्ते दिखाए गए हैं, एक रास्ता निवेश वाला है, दूसरा जांच वाला। उन दोनों का मेल दिखाया गया है और इनका मिलना ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको लगेगा कि कितना यह सब जटिल है, समझ से बाहर है। दरअसल यही वो बात है जिसका फायदा इन आरोपों को नकारने वाले उठाते हैं। उन्हें पता है कि किसी के पास समय नहीं है। हिंदी प्रदेश में तो ये खबरें और भी मैनेज हो जाती हैं। जब हिंदी के अखबार, न्यूज़ चैनल इस तरह की डिटेल रिपोर्ट नहीं करते हैं तब क्या होता है किसी को पता नहीं चलता, भ्रांतियां बनी रहती हैं। तो आपको लगता है इसमें तो कुछ है नहीं, ये बात उतनी बड़ी नहीं है। रविशंकर प्रसाद कहते हैं ये सब काल्पनिक आरोप हैं, फिर जांच से क्यों इनकार है? क्यों नहीं जेपीसी जांच करती है? क्यों नहीं न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार करते हैं? सेबी की जांच पर कोई कैसे भरोसा करे जब उसी की प्रमुख का ही बेनामी फंड में निवेश निकल आए, वह भी उस फंड में जिसका नाता विनोद अदानी से मिलता रहे। जरूरी है कि हिंदी के दर्शक इन जटिल और कई बार बोरिंग लगने वाले मामलों को धीरज के साथ समझें। हमारे लिए भी यह मुश्किल विषय है लेकिन इससे बचना मुश्किल था। पत्रकार सुचेता दलाल ने लिखा है कि सेबी की सफाई काफी नहीं है। माधवी बुच ने जांच का नेतृत्व किया, उन्होंने किसी भी तरह से इसका खुलासा कोर्ट के सामने नहीं किया, कोर्ट की बनाई विशेषज्ञ समिति के सामने नहीं किया। हर बात में जॉर्ज सोरोस कहने से आप बचाव नहीं कर सकते। अगर यह व्यक्ति भारत के लोकतंत्र पर हमला कर रहा है, आर्थिक तंत्र पर हमला कर रहा है, तो क्या मोदी सरकार ने जो बाइडेन से इसकी कोई शिकायत की है, किसी प्रकार की कार्रवाई की पहल की है? जनवरी 2023 से इसका नाम सुनता रहा हूं। सरकार ने इसके खिलाफ अपने स्तर पर क्या किया है? हिंडनबर्ग बता रहा है अदानी समूह में किसका निवेश है, रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं हिंडनबर्ग में सोरोस का निवेश है। कैंसिल कल्चर, क्या अयोध्या की जनता ने जॉर्ज सोरोस के कहने पर बीजेपी को हराया? रविशंकर प्रसाद के तर्क को सुनिए, ऐसा लगेगा कि जिन लोगों ने मोदी के खिलाफ वोट किया उनके घर सोरोस के यहां से चौसा आम आया था। अजीब हो गया है सब कुछ। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए। आह्वान किया था जनता से।
ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को समझना चाहिए कि यह सारा मामला कथित कॉरपोरेट फ्रॉड का है और कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों से समझौते का है। इसे भारत के खिलाफ हमला बताकर भावुकता पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। भारत में हर दिन 100 करोड़ का बैंक फ्रॉड होता है। यह रिजर्व बैंक की इसी साल मई की रिपोर्ट है। पिछले 2 साल में भारत में बैंक फ्रॉड करीब 300% बढ़ गया है। रविशंकर प्रसाद को हर्ष बंसल से पूछना चाहिए कि तुम जॉर्ज सोरोस को तो नहीं जानते। हर्ष बंसल नोएडा के पास दादरी जिले का भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष रह चुका है। हर्ष और उसके भाई शुभ बंसल ने मिलकर नैनीताल बैंक से 30 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया है, पैसा निकाला है। हर्ष बंसल गिरफ्तार हो गया है। इसने बैंक का आरटीजीएस सिस्टम हैक किया और कई करोड़ रुपए निकाल लिए। काले धन को भी सफेद बनाने का काम करता है। यह सब अखबारों में छपा है। अब अगर ऐसे लोगों पर सवाल किया जाए तो क्या उसे भारत विरोधी माना जाएगा? क्या जॉर्ज सोरोस दादरी में रहता था? रिजर्व बैंक का आंकड़ा है कि भारत में डिजिटल फ्रॉड 708% बढ़ गया है। ऐसा फ्रॉड करने वाले भी भारत की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहे हैं, आम लोगों का धन लूट रहे हैं। कॉरपोरेट मामलों में फ्रॉड होता है, दुनिया भर में होता है। बेनामी खाते में पैसा लगाया जाता है। इन बातों से अनजान बनकर किसी विदेशी ताकत पर आरोप मढ़ने से समाधान नहीं निकलेगा। माधवी बुच को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और जो इन मामलों के जानकार हैं, पत्रकार हैं, उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई बड़ी घटना हो जाए और गोदी मीडिया उस मामले में तूफान पैदा कर दे और हिंडनबर्ग रिसर्च की यह रिपोर्ट समाप्त हो जाए, नेपथ्य में चली जाए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।